1962 भारत की आज़ादी के सिर्फ 15 साल बाद एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें गोलियां कम चली लेकिन गलतियों की बौछार थी। सोचिए, -30 डिग्री की ठंड में हमारे जवानों को बिना गर्म कपड़ों के चीन से लड़ने के लिए भेज दिया गया। 1950 में सरदार पटेल ने पंडित नेहरू को चेतावनी दी थी कि चीन हमारी सीमाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा, लेकिन पंडित नेहरू चीनियों को अपना भाई बताते थे। दिल्ली में नेता हिंदी चीनी भाई भाई गा रहे थे और उसी समय चीन हमारी जमीन पर सड़क बना रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1959 तक चाइना से लगे बॉर्डर पर आर्मी की डिप्लॉयमेंट थी ही नहीं। इन बॉर्डर्स की सुरक्षा असम राइफल्स और लोकल पुलिस करते थे। लॉन्गजू और गोंगका पास इंसिडेंट में चाइनीज फोर्सेस ने इंडियन पुलिस को भगा दिया और फिर आर्मी को बॉर्डर पर भेजा गया। 1962 की जंग में हमारे जवानों के पास गोलियां खत्म हो गई और वो पत्थरों से लड़ने लगे। जनरल बीएम कॉल, जो नेफा की कमांड कर रहे थे, जंग के बीच में हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और सैनिक बिना लीडरशिप के लड़ते रहे। हमारे जवानों को सही ट्रेनिंग तक नहीं मिली थी और उन्हें सीधे गोलियों की बरसात में भेज दिया गया। इतिहास की सबसे ठंडी रातों में भारतीय सेना के पास प्रॉपर टेंट्स और जूते तक नहीं थे और नतीजा ये हुआ कि इंडिया ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन एक ही जंग में खो दी। नाइनटीन 1962 की हार अचानक से नहीं आई थी। इसकी जड़ें बहुत गहरी थी, जो 19वीं सेंचुरी तक जाती थी। उस समय सेंट्रल एशिया में ब्रिटेन और ज़ारिस्ट रशिया के बीच कोल्ड वॉर जैसी जियोपॉलिटिकल लड़ाई चल रही थी। इसे ही इतिहास में द ग्रेट गेम कहा जाता है। ब्रिटिशर्स को डर था कि रशिया सेंट्रल एशिया से होते हुए तिब्बत या जिंजियांग के रास्ते इंडिया में घुस सकता है। इसलिए ब्रिटिशर्स ने हिमालयस और तिब्बत को एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि अंग्रेजों ने इंडिया तिब्बत बॉर्डर को कभी प्रॉपरली सर्वे नहीं किया। मैप्स में अलग अलग लाइन खींच दी जाती थी, कभी जॉनसन लाइन, कभी मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन। रिजल्ट ये हुआ कि अक्साई चीन जैसे क्षेत्र पर एम्बिग्युइटी बनी रही। सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्टर्न सेक्टर बॉर्डर की। तो 1914 में ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच सिमला कन्वेंशन हुआ। यहाँ सर हेनरी मैकमोहन ने एक बाउंड्री लाइन खींची, जिसे आज हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। ब्रिटिश इंडिया ने इसे ऑफिशियल बॉर्डर मान लिया। तिब्बत ने भी इस पर दस्तखत कर दिए, लेकिन चाइना ने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि तिब्बत को कोई अधिकार ही नहीं है कि वो अपनी सीमा तय करे। यानी पूरी क्षेत्र में चीन ने शुरुआत से ही मैकमोहन लाइन को अवैध और गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अब आते हैं वेस्ट पर। ब्रिटिशर्स ने यहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग मैप्स बनाए। जॉनसन लाइन 1865, इसमें अक्साई चीन पूरा इंडिया का हिस्सा दिखाया गया। मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन 1899, इसमें अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा चाइना का दिखा दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस लाइन को कभी फाइनल नहीं किया। यानी ईस्ट की तरह वेस्ट में भी बॉर्डर अनरिजॉल्व रहा। आजादी के बाद भारत ने जॉनसन लाइन को अडॉप्ट किया और कहा अक्साई चीन हमारा हिस्सा है, लेकिन चीन ने कहा नहीं, ये तो हमारा इलाका है। 1950 में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, तब पूरा बैलेंस बिगड़ गया। तिब्बत अब बफर स्टेट नहीं रहा, बल्कि सीधे चाइना का हिस्सा बन गया और यहीं से इंडिया चाइना डायरेक्ट नेबर्स बन गए, सीधे हिमालयन बॉर्डर पर। प्रधानमंत्री नेहरू ने यहाँ सबसे बड़ी गलती की। यूएन में तिब्बत का मुद्दा उठाने के बजाय उन्होंने उल्टा चाइना का समर्थन कर दिया, ताकि हिंदी चीनी भाई भाई की दोस्ती बनी रहे। लेकिन यही चाइना बाद में हमारे पीठ में छुरा घोंपने वाला था। 1950s में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चाइना ने वेस्ट में एक और चाल चली। उन्होंने जिंजियांग से लासा तक एक स्ट्रेटेजिक हाईवे बनाना शुरू किया। ये सड़क पूरी तरह अक्साई चीन यानी हमारी टेरिटरी से होकर गुजर रही थी। और सोचने वाली बात यह है कि हमें इसकी भनक भी 3 साल बाद लगी। जब भारत को इसका पता चला तो सब शॉक्ड थे। हमारे ही नाक के नीचे चीन चुपचाप एक पूरी मिलिट्री रोड बना चुका था। यानी 1962 का युद्ध कोई अचानक हुई लड़ाई नहीं थी। ये तो ब्रिटिशर्स की एम्बिग्युइटी, पंडित नेहरू की डिप्लोमेसी और चाइना की चालाकी का रिजल्ट था। एक टाइम बॉम्ब जो आखिरकार 1962 में फटा। बॉर्डर पर हालात बिगड़ रहे थे, लेकिन दिल्ली में नेताओं की सोच बिल्कुल अलग दिशा में थी। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि चाइना हमारा नेचुरल एलाई है। उनका नारा था हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भाईचारा नहीं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट चलता है, और यही नेहरू की सबसे बड़ी भूल थी। चीन जिस वक्त हमारी जमीन पर सड़क बना रहा था, उसी वक्त भारत पंचशील एग्रीमेंट में चाइना से दोस्ती निभाने के सपने देख रहा था। नेहरू सोचते थे कि डिप्लोमेसी से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये था कि बॉर्डर पर चाइना मिलिट्री तैयारियां कर रहा था और हम सिर्फ
गलतफहमी में जी रहे थे। यहाँ सबसे बड़ी गलती थी चाइना पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना। नेहरू की पॉलिसी थी हिंदी चीनी भाई भाई, और डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन पूरी तरह उनके साथ खड़े थे। लेकिन आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में ही नेहरू को वार्न कर दिया था। 7 नवंबर 1950 को पटेल ने नेहरू को एक लंबा पत्र लिखा जिसमें साफ कहा गया, तिब्बत पर चाइना का कब्जा सिर्फ तिब्बत की आजादी का अंत नहीं है, बल्कि ये इंडिया की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। पटेल आगे लिखते हैं, चाइना अब तक इंपेरियलिस्ट पावर की तरह बिहेव कर रहा है। हमें अपनी सेना, इंटेलिजेंस और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत मजबूत करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि अब चीन से भी बराबर खतरा है। आयरनी ये है कि सरदार पटेल उसी साल गुजर गए और उनके बाद नेहरू की सोच पर कोई रोक टोक करने वाला बचा ही नहीं। यही वो गलती थी जिसने आने वाले सालों में 1962 की नींव रख दी। अगर पटेल की बात सुनी जाती तो शायद हमारी तैयारी और स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती। 1957 में डिफेंस मिनिस्टर बने वीके कृष्ण मेनन का रवैया और भी प्रॉब्लमेटिक था। वो आर्मी की बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे, मॉडर्न वेपन्स और ट्रेनिंग की मांगों को नजरअंदाज करते रहे। प्रोक्योरमेंट में डिले और करप्शन की शिकायतें होती रही। हैंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि आर्मी को ना इक्विपमेंट मिला, ना ट्रेनिंग, ना प्रॉपर स्ट्रैटेजी। सोचिए, बॉर्डर के बर्फीले इलाकों में हमारे सैनिकों के पास वुलन यूनिफॉर्म्स और स्नो बूट्स तक नहीं थे। वो साधारण कपड़ों और पुराने .303 राइफल्स के साथ लड़ रहे थे, जबकि सामने चाइनीज आर्मी पूरी तैयारी के साथ मॉडर्न गियर में थी। 1961 में नेहरू और कृष्ण मेनन ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई जिसे कहा गया फॉरवर्ड पॉलिसी। इसका मतलब था चाइनीज बॉर्डर से लगे इलाकों में छोटे छोटे इंडियन पोस्ट्स बनाओ ताकि चीन दबाव में आ जाए। लेकिन असली समस्या ये थी, हमारी आर्मी बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। यह पहली बार था कि हम अपनी आर्मी को डायरेक्टली चाइनीज बॉर्डर पे डिप्लॉय कर रहे थे। इससे पहले चाइनीज बॉर्डर्स की सुरक्षा असम राइफल्स और लोकल पुलिस के जिम्मे थी, और हमारे सोल्जर्स के पास ना रिसोर्सेज थे ना वेपन्स। कम्युनिकेशन तक कमजोर था, सप्लाई लाइंस मेंटेन करना इम्पॉसिबल था। चाइना पहले से स्ट्रांग पोजीशन पर बैठा था और हम बिना सोचे समझे उनकी टेरिटरी में पोस्ट बनाने पहुंच गए। ये ऐसा था जैसे किसी बाघ की गुफा में लकड़ी की तलवार लेकर घुसना। नेहरू और कृष्ण मेनन को लगता था कि अगर वो चाइना पर पॉलिटिकल प्रेशर डालें तो वो पीछे हट जाएगा, लेकिन चाइना ने उल्टा इसे प्रोवोकेशन माना। उन्होंने हमारी वीकनेस देखी और अटैक करने का परफेक्ट एक्सक्यूज पा लिया। यानी पटेल की वार्निंग इग्नोर हुई, आर्मी को प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं मिला और ऊपर से फॉरवर्ड पॉलिसी जैसी एडवेंचरस स्ट्रैटेजी लागू कर दी गई। 1962 की हार की जमीन यहीं तैयार हो चुकी थी। 1962 की करारी हार के बाद भारत सरकार ने एक इंटरनल इंक्वायरी बैठाई। लेफ्टिनेंट जनरल हैंडरसन ब्रुक्स और ब्रिगेडियर पीएस भगत को जिम्मेदारी दी गई कि वो बताए आखिर हम क्यों हारे। उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट लिखी जिसे हम आज जानते हैं हैंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट के नाम से। लेकिन ये रिपोर्ट आज तक ऑफिशियली पब्लिक नहीं की गई क्योंकि इसमें ऐसे सच छुपे हैं जो हमारी लीडरशिप को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन 2014 में ब्रिटिश पत्रकार नेवाइल मैक्सवेल ने इसका 126 पेज का हिस्सा इंटरनेट पर डाल दिया और वहीं से सच बाहर आया कि यह युद्ध सिर्फ चीन की चाल से नहीं बल्कि हमारी अपनी गलतियों, गलत फैसलों और अंधे आत्मविश्वास से भी हारा गया। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि आर्मी लीडरशिप वीक और डिवाइडेड थी। टॉप जनरल्स में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। ईस्टर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड में प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं था। फील्ड कमांडर्स को क्लियर ऑर्डर्स ही नहीं मिलते थे। रिजल्ट ये हुआ कि सोल्जर्स कंफ्यूज्ड रहे कि अटैक करना है या डिफेंसिव रहना है। सबसे चौंकाने वाला फैक्ट ये था कि हमारे सैनिकों के पास बेसिक हाई एल्टीट्यूड वारफेयर ट्रेनिंग और इक्विपमेंट तक नहीं थे। ट्रूप्स को विंटर क्लोथिंग तक नहीं मिली। कई जगहों पर सोल्जर्स ऑर्डिनरी शूज और कॉटन जैकेट्स में -20 डिग्री में लड़ रहे थे। वेपन्स पुराने .303 राइफल्स थे, जबकि सामने चाइनीज ऑटोमेटिक गन्स और मोर्टार्स थे। कम्युनिकेशन सेट्स खराब थे, वायरलेस काम नहीं करता था। रिपोर्ट में लिखा गया कि कई बटालियंस को बिना मैप्स और इंटेलिजेंस के पहाड़ों में भेज दिया गया, यानी सोल्जर्स को अंधेरे में झोंक दिया गया। दिल्ली से पंडित नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन टैक्टिकल डिसीजंस तक में दखल दे रहे थे, यानी ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर करके पॉलिटिकल ईगो के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी। रिपोर्ट का सबसे बड़ा कंक्लूजन ये था कि नेहरू और कृष्ण मेनन की फॉरवर्ड पॉलिसी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थी। इंडियन पोस्ट्स को चाइनीज बॉर्डर्स के पास एस्टैब्लिश करने का ऑर्डर तो दिया गया, लेकिन वहां ना तो कोई रीइंफोर्समेंट थी, ना कोई सप्लाई लाइंस और ना ही आर्टिलरी सपोर्ट थी। यानी हमने खुद अपनी आर्मी को चाइनीज फायर ट्रैप में फंसा दिया। सोल्जर्स आइसोलेटेड थे, सराउंडेड थे और बिना मदद के लड़ते रहे। रिपोर्ट के लीक्ड हिस्सों से यही सामने आता है कि 1962 की हार केवल चाइनीज स्ट्रेंथ की वजह से नहीं थी, ये हार थी हमारी लीडरशिप फेलियर की। टॉप लेवल पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने ग्राउंड रियलिटी को समझा ही नहीं। उनके अहंकार और गलत फैसलों ने हमारी आर्मी की बलि चढ़ा दी। और सबसे हैरानी की बात, ये रिपोर्ट आज तक क्लासिफाइड है। हर सरकार ने इसे पब्लिक करने से मना किया।
क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि नेहरू और कृष्ण मेनन की पॉलिसीज और आर्मी टॉप ब्रास की मिस्टेक्स ही 1962 की हार की असली वजह थी। 1962 की हार को समझने के लिए सिर्फ ऑफिशियल रिपोर्ट्स काफी नहीं है, हमें सुनना होगा उस व्यक्ति को जो खुद मैदान जंग में था, जिसने अपनी आंखों से सब देखा, ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी। ब्रिगेडियर डाल्वी युद्ध के दौरान 7th इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर थे। यही ब्रिगेड नेफा के नामकाचू सेक्टर में सबसे पहले चाइनीज अटैक का शिकार बना। चीनियों ने उन्हें कैद कर लिया और महीनों तक वो प्रिजनर ऑफ वॉर रहे। वापस लौटकर उन्होंने 1968 में किताब लिखी हिमालयन ब्लंडर। डाल्वी ने साफ लिखा, हमारे सैनिकों से नामुमकिन काम करवाने की कोशिश की गई, उन्हें बिना सामान, बिना तोप गोले की मदद और बिना सही कपड़ों के आगे भेज दिया गया। यानी सोल्जर्स को ऐसे मिशन पर भेजा गया जिसे जीतना नामुमकिन था, और ये सब किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल्ली के लीडर्स को लगा कि पॉलिटिकल विल से चाइना पीछे हट जाएगा। डाल्वी आगे लिखते हैं कि आर्मी कमांडरों पर इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर कर दिया। मतलब टॉप कमांडर्स को दिल्ली से आदेश थे, आगे बढ़ो, पोस्ट बनाओ, रिट्रीट मत करो। ग्राउंड रियलिटी ये थी कि चाइनीज पहले से ऊंचाई पर बैठे थे, बेटर इक्विप्ड थे, लेकिन पॉलिटिकल ऑर्डर्स ने कमांडर्स को मजबूर किया कि वो सोल्जर्स को मौत की घाटी में भेजें। डाल्वी के शब्दों में चीनी सैनिक 10 फुट लंबे नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से हमसे कहीं बेहतर तैयारी करके आए थे। उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, बेहतर ट्रेनिंग थी और सबसे बड़ी बात स्ट्रैटेजी और प्लानिंग थी। जहां हमारी आर्मी कंफ्यूजन में थी, वहां चाइना ने हर स्टेप कैलकुलेटेड मूव के साथ लिया। डाल्वी खुद नामकाचू सेक्टर में कैप्चर हुए। उन्होंने लिखा कि कैद में रहते हुए उन्होंने देखा कि चाइनीज आर्मी कितनी ऑर्गेनाइज्ड थी। डाल्वी ने अपनी किताब में लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल का भी जिक्र किया, जो नेहरू के बेहद नजदीकी थे और जिनको बिना प्रॉपर फील्ड एक्सपीरियंस के ईस्टर्न कमांड का जिम्मा दिया गया। कॉल पॉलिटिकल कनेक्शन से ऊपर उठे, लेकिन ग्राउंड स्ट्रैटेजी में नाकाम रहे। डाल्वी ने इशारा किया कि कॉल जैसे पॉलिटिकल जनरल्स ने आर्मी को डीमोरलाइज किया और गलत ऑर्डर्स दिए। यानी लीडरशिप फेलियर्स सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं थे, आर्मी के भीतर भी पॉलिटिक्स घुस चुकी थी। और ब्रिगेडियर डाल्वी की किताब का नाम ही सब कह देता है, द हिमालयन ब्लंडर। ये सिर्फ जियोग्राफिकल हिमालय पर हार नहीं थी, ये प्लानिंग, लीडरशिप और पॉलिटिक्स का हिमालयन स्केल ब्लंडर था। जब मैं 1962 वॉर के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बात समझ नहीं आई कि 1962 में भारत ने एयरफोर्स और हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। उस समय इंडियन एयरफोर्स के पास हंटर, जीनेट और कैनबरा जैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट थे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इन्हें लद्दाख और अरुणाचल के मोर्चे पर लगाया जाता तो चाइनीज सप्लाई लाइंस पूरी तरह कट सकती थी। लेकिन नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन को डर था कि अगर एयरफोर्स इस्तेमाल किया गया, चाइना मैसिव रिटेलिएशन करेगा और शायद कलकत्ता, दिल्ली जैसे शहरों पर बमबारी कर दे। सच ये है कि ये डर पूरी तरह अनफाउंडेड था। 1962 में चाइना की एयरफोर्स उतनी मजबूत नहीं थी और उनके पास हाई एल्टीट्यूड एयरफील्ड्स भी बहुत कम थे। कई हिस्टोरियंस लिखते हैं कि अगर इंडिया ने एयरफोर्स इस्तेमाल किया होता तो शायद नतीजा इतना एक तरफा नहीं होता। इसी तरह आर्टिलरी भी फ्रंट लाइन तक ठीक से नहीं पहुंचाई गई। इंडियन आर्मी के पास तोपें थी, लेकिन उन्हें फॉरवर्ड एरियाज में ले जाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। रिजल्ट, हमारे सैनिक राइफल्स और लाइट मशीन गन के साथ लड़ रहे थे, जबकि चाइनीज मोर्टार्स और हैवी वेपन्स का खुलकर इस्तेमाल कर रहे थे। यानी हमने अपनी सबसे बड़ी ताकत को खुद ही इस्तेमाल नहीं किया और यही 1962 की हार का एक क्रूशियल कारण बना। 1962 का युद्ध अचानक नहीं हुआ था, चीन ने इसके लिए सालों पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने 1950 में तिब्बत एनेक्स कर लिया। इससे उन्हें हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक मजबूत बेस मिल गया। फिर 1957 तक उन्होंने अक्साई चीन में जिनजियांग तिब्बत हाईवे बना डाला। ये सड़क उनके लिए एक लाइफलाइन थी, क्योंकि इसके जरिए वो सीधे जिनजियांग से तिब्बत तक अपनी सेना और हथियार पहुंचा सकते थे। दूसरी तरफ भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू की, यानी सीमावर्ती इलाकों में छोटे छोटे पोस्ट बनाना। भारत सोचता था कि यह कदम चीन को दबाव में लाएगा, लेकिन चीन ने इसे सीधा प्रोवोकेशन माना। इसके बाद चीन ने अटैक की डिटेल प्लानिंग शुरू कर दी। उन्होंने बॉर्डर एरियाज की एरियल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई। उनके जासूस डिस्गाइज्ड होकर नेफा और लद्दाख के गांवों में घूमते थे। वहां की सड़कें, नदी पार करने के रास्ते और भारतीय चौकियों तक पहुंचने के तरीके वे सीक्रेटली रिकॉर्ड करते थे। कई जगह तो चाइनीज पेट्रोल्स भारतीय चौकियों के पास आकर लाउड स्पीकर से कहते थे, तुम्हें दिल्ली ने यहाँ मरने के लिए भेजा है, मदद के लिए कोई नहीं आएगा। यह था उनका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिससे भारतीय सैनिकों का मनोबल तोड़ा जाए। और फिर आया 20 अक्टूबर 1962। सुबह सुबह चीन ने साइमल्टेनियस हमला किया। एक तरफ नेफा, जो आज का अरुणाचल प्रदेश है, और दूसरी तरफ लद्दाख। ये हमला इतना सडन और वेल प्लान था कि कई भारतीय चौकियां कुछ ही घंटों में घिर गईं। भारतीय सैनिकों ने बहादुरी दिखाई, लेकिन लॉजिस्टिक्स, हथियार और हाई कमांड की प्लानिंग नाकाफी थी। चीन की तैयारी बहुत गहरी और सिस्टमैटिक थी और हम उस लेवल पर खड़े ही नहीं थे। 1962 के युद्ध में कई लड़ाइयां हुई।
लेकिन कुछ बैटल्स आज भी हमारी यादों में दर्ज हैं। नामकाचू नेफा सबसे पहली बड़ी लड़ाई हुई थी नामकाचू में। यहाँ ब्रिगेडियर जॉन डालवी की 7th इन्फेंट्री ब्रिगेड तैनात। चाइनीज पहले से ऊंचाई पर बैठे थे और हम नीची घाटी में। 20 अक्टूबर को जब हमला हुआ तो पूरी ब्रिगेड चारों तरफ से घिर गई। 3 दिन के भीतर ब्रिगेड टूट गई। नामकाचू ने दिखा दिया कि हमारी फॉरवर्ड पॉलिसी कितना बड़ा रिस्क थी। तवांग अरुणाचल नामकाचू के बाद अगला झटका था तवांग। यह अरुणाचल का एक अहम कस्बा था, लेकिन हमारे ट्रूप्स के पास ना प्रॉपर रीइंफोर्समेंट था, ना ही क्लियर ऑर्डर्स। चीनियों ने कुछ ही दिनों में तवांग पर कब्जा कर लिया, यानी नेफा के डिफेंस लाइन टूट चुकी थी। सेला और बॉम्बडिला, इसके बाद हमारी कोशिश रही कि सेला और बॉम्बडिला जैसी पहाड़ियों पर डिफेंस लाइन बनाई जाए, लेकिन प्रॉब्लम वही, ऑर्डर्स क्लियर नहीं थे क्योंकि कम्युनिकेशन टूट चुका था। कुछ जगहों पर बिना प्लानिंग के रिट्रीट हुआ और रिट्रीट करते हुए कई सोल्जर्स एम्बुश में फंस गए। सेला और बॉम्बडिला दोनों हमारे हाथ से निकल गए। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा चैप्टर भी है जो हमारी वीरता की मिसाल बन गया। रेजांगला की लड़ाई 18 नवंबर 1962, चुशुल सेक्टर लद्दाख। यहाँ 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी तैनात थी। कमांडर थे मेजर शैतान सिंह। कंपनी में थे सिर्फ 120 सैनिक। सुबह सुबह चीनी सेना ने हजारों सैनिकों के साथ हमला किया। हमारे जवानों के पास ना हैवी वेपन्स थे, ना आर्टिलरी सपोर्ट, फिर भी उन्होंने डटकर मुकाबला किया। घंटों तक लड़ाई चली और रेजांगला की बर्फीली पहाड़ियों पर हमारी सी कंपनी ने चाइना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। 120 में से 114 जवान शहीद हो गए। मेजर शैतान सिंह भी आखिरी दम तक लड़ते रहे। उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। आज भी कहा जाता है कि अगर रेजांगला के ये जवान ना होते तो चुशुल एयरफील्ड भी चीन के हाथ चला जाता। रेजांगला 1962 की हार के बीच वो चमकता हुआ पन्ना है जो इंडियन ब्रेवरी का सिंबल बन गया। 1962 की जंग खत्म हुई, लेकिन उसके जख्म बहुत गहरे थे। भारत ने सिर्फ जमीन ही नहीं खोई, हमने अपना आत्मविश्वास खो दिया। युद्ध के आंकड़े अपने आप में सब कुछ कह देते हैं। लगभग 1400 सैनिक शहीद हुए, लगभग 1700 सैनिक लापता और 4000 के आसपास जवान प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने, जिन्हें चीन ने महीनों तक कैद में रखा। हजारों घायल और अपंग हुए और सबसे बड़ा झटका 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में चली गई। ये जमीन आज भी हमारे पास वापस नहीं आई। इसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं और आज भी चीन के कब्जे में है। इस हार ने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। भारत, जिसे इमर्जिंग लीडर ऑफ एशिया कहा जा रहा था, अचानक हेल्पलेस नजर आने लगा। यूएस और यूके ने तुरंत इंडिया को मिलिट्री सप्लाईज दी, राइफल्स, एम्यूनेशंस और कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। लेकिन यूएसएसआर की स्थिति जटिल थी। 1962 वही साल था जब दुनिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से गुजर रही थी। सोवियत संघ एक तरफ भारत से रिश्ते रखना चाहता था, दूसरी तरफ चाइना से भी। इसलिए यूएसएसआर ने न्यूट्रल स्टैंस लिया और ओपनली इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ। हालांकि 1960 में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन, चाइनीज प्रीमियर इनलाई और सोवियत लीडर्स, इन सब की मुलाकात मॉस्को में हुई थी, लेकिन पीस टॉक्स बेनतीजा रही और इंटरनेशनल लेवल पर भारत अकेला पड़ गया। 1962 की हार का असर सिर्फ इंडिया पर नहीं पड़ा, इसने पूरी साउथ एशिया की राजनीति बदल दी। वॉर के बाद पाकिस्तान ने महसूस किया कि इंडिया मिलिटरीली कमजोर है। 1963 में पाकिस्तान और चाइना ने एक बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें पाकिस्तान ने पीओके का हिस्सा चाइना को दे दिया, आज जिसे हम शक्शगम वैली कहते हैं। यह समझौता इलीगल था क्योंकि वो इलाका असल में इंडिया का हिस्सा था। इस डील के बाद चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के नेचुरल एलाइज बन गए। चाइना ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट और बाद में मिलिट्री हेल्प भी देना शुरू किया। और ठीक 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान ने सोचा कि इंडिया को हराना आसान होगा और उसने ऑपरेशन गिब्राल्टर के नाम से जम्मू एंड कश्मीर में घुसपैठ की। यह सीधे तौर पर 1962 की हार का नतीजा था। पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस आ गया था कि इंडिया कमजोर है, लेकिन 1965 में इंडिया ने बहुत अलग तरीके से जवाब दिया और पाकिस्तान की गलतफहमी तोड़ दी। फिर भी पाकिस्तान चाइना एक्सिस जो 1962 के बाद बना, वो आज तक जारी है। लेकिन सबसे बड़ा असर भीतर से हुआ। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो खुद को चीन का दोस्त मानते थे और जिनकी फॉरेन पॉलिसी पर देश को गर्व था, वो इस हार से टूट गए। पार्लियामेंट में पंडित नेहरू ने कहा था, माई हार्ट गोस आउट टू द पीपल ऑफ असम, क्योंकि उन्हें डर था कि चाइनीज अब असम तक पहुंच जाएंगे। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, ये उस प्रधानमंत्री का अंदर से टूट जाना था जिसने अपनी पूरी नीति हिंदी चीनी भाई भाई पर बनाई थी, और वही नीति देश की सबसे बड़ी हार का कारण बन गई। कहा जाता है कि नेहरू इस हार से कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाए। 1964 में उनकी मृत्यु से पहले तक 1962 की हार उन पर एक बोझ की तरह रही। 1962 वॉर ने भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस स्ट्रैटेजी और लीडरशिप पर से जनता का विश्वास हिला दिया। लोगों को लगा कि उनका देश तैयार ही नहीं था और शायद पहली बार स्वतंत्र भारत ने महसूस किया कि डिप्लोमेसी से ज्यादा जरूरी है स्ट्रांग मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी। 1962 की हार ने भारत को तोड़ कर रख दिया था।
लेकिन यही हार हमारे लिए सबसे बड़ी सीख भी बन रही थी। सबसे पहला सबक था, केवल पॉलिटिकल स्लोगन्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हिंदी चीनी भाई भाई अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि चीन ने दोस्ती के पीछे अपनी चालें छुपा रखी थी। डिप्लोमेसी जरूरी है, लेकिन ताकत के बिना डिप्लोमेसी अधूरी है। दूसरी सीख, आर्मी को हमेशा मॉडर्न और प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। 1962 में सैनिकों के पास बेसिक क्लोथिंग तक नहीं थी, लेकिन बाद में इंडिया ने अपनी सेना को मॉडर्नाइज करना शुरू किया। यूएसएसआर से हथियार खरीदे गए, माउंटेन डिविजन्स तैयार की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई लाइंस पर ध्यान दिया गया। यही वजह थी कि 1965 और 1971 में इंडिया का परफॉर्मेंस कहीं बेहतर रहा। तीसरी सीख, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और लीडरशिप किसी भी युद्ध के सबसे अहम हथियार होते हैं। 1962 में लीडरशिप की गलतियों ने हमारी बहादुरी को बेकार कर दिया, लेकिन बाद में हमने स्ट्रैटेजी और प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान दिया। यही सुधार हमें नाथुला 1967 और 1971 जैसी लड़ाइयों में जीत दिलाने में काम आया। 1962 ने यह भी साबित कर दिया, सोल्जर्स की बहादुरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर लीडरशिप गलतियां करे तो नतीजा हार ही होगा।